नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और राज्य सरकार ने इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी इस पर काम कर रही है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। यूसीसी ड्राफ्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण जैसे मामलों के लिए एक समान नियम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड की तर्ज पर तैयार हो रहे इस ड्राफ्ट के लिए जन सुझाव और विभिन्न आयोगों से बातचीत की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और इसे मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की पूरी तैयारी है। ऑनलाइन सुझावों की समय सीमा समाप्त होने के बाद जो सुझाव प्राप्त हुए हैं और बैठकों में मिली राय के आधार पर यूसीसी का अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा और उसके बाद सरकार विधेयक को विधानसभा में पेश करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। एमपी में यूसीसी को लेकर एक तरफ समान नियम बनने की बात की जा रही है, उधर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए, यूसीसी आ जाए, महिलाओं ने भी कुछ समय पहले अपना ये सुझाव दिया था कि यूसीसी होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि यूसीसी की दिशा में जो काम किया जा रहा है और यदि ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मध्य प्रदेश 5वां राज्य होगा जहां पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। अब क्योंकि आज ऑनलाइन सुझाव की अंतिम तिथि थी, इसके बाद जो बैठक हुई है आज और जो सुझाव अब तक आए हैं आज तक के, उन सारी चीजों पर एक मसौदा तैयार करने की बात है। मुख्य रूप से किन बिंदुओं को रखा गया है वो भी इसमें पूरे समाहित हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो आने वाले समय में मानसून सत्र में ये आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीद है कि इसको लागू कर दिया जाए। कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, किस तरह के सुझाव आए हैं, आज की बैठक में क्या कुछ खास था, हम चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अनुच्छेद 342 के तहत जनजातीय समुदाय को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर आरक्षण का लाभ उनको दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य की जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रख करके और व्यावहारिक नागरिक संहिता तैयार करने का जो प्रयास किया गया है, पहल किया गया है, तो स्वागत योग्य है ही है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से एसटी समुदाय को इससे बाहर रखना पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस को इस संदर्भ में कोई यूसीसी के संबंध में कोई सुझाव देना है तो वो जाकर सुझाव दें। टेलीविजन पर या मीडिया के सामने सुझाव देने से अच्छा कांग्रेस के मित्रों से आह्वान है कि आज प्रशासनिक जो प्रशासन अकादमी है उसमें सुझाव मांगे गए हैं और कांग्रेसी एक नागरिक के नाते, कांग्रेसी दल के नाते यूसीसी के बारे में उनकी क्या राय है, कितना सख्त कानून चाहते हैं और इस कानून के अमल के लिए अगर कोई नहीं करता तो उस पर कितनी सजा चाहते हैं, कितना जुर्माना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यूसीसी के इस कानून के संदर्भ में कांग्रेस अपना लिखित सुझाव दे। कांग्रेसियों की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनको किसी वर्ग के विकास की ही चिंता नहीं है। और 3 तलाक पे हमने कांग्रेस का रुख देखा था। कांग्रेस महिलाओं के हक और सम्मान के साथ नहीं थी। ऐसे यूसीसी में भी जब अन्य समाज और धर्म के लोगों को भी वही हिस्सा मिलेगा जो किसी और समाज को मिलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। उनकी अपनी संस्कृति, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यता है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो बनता है। तो ये केंद्र से आने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि राज्य का। ये राज्य में करना लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। चलिए, तो यूसीसी का ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है, मानसून सत्र का सिर्फ इंतजार है। क्योंकि पहले भी जब हम यूसीसी पे थे कि मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो एक कमेटी की बात की गई थी और कमेटी में ये साफ बात आई थी कि जो भी सुझाव होंगे वो सामने आएंगे। ऑनलाइन भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिसकी आज लास्ट डेट थी और इसके बाद भी जो बैठकें हुई हैं, बैठकों के माध्यम से जो सुझाव आए हैं उस पर एक आम सहमति बताकर एक पूरा मसौदा तैयार करने की बात है। जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है उस दिशा से यदि इसे समझने की कोशिश करें तो अब तक जितना सुना समझा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पर सवाल उठाए हैं या धीरे धीरे ये थोड़ा सा राजनीति का एक इसमें रंग चढ़ा, क्यों उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक मंशा राजनीतिक मुद्दा बनाने की है
क्योंकि यूसीसी यदि आएगा तो अभी तक दूसरे राज्यों में भी आया है, तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। जिन चीज़ों को रखा गया है वो अच्छे रिजल्ट देगा। और जाकर हम इसमें विस्तार में बात कर सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय धवले। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आनंद जैन कासलीवाल। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आनंद जी आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूं, क्योंकि यूसीसी क्या है, कैसा है, किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। ऑनलाइन सुझाव थे, वो आज समय सीमा समाप्त हो गई है। आज बैठक भी हुई और बैठक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक मसौदा तैयार करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर एक सवाल ये है कि विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, या कांग्रेस को लगता है कि सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा क्यों? क्या यूसीसी के विरोध में हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक दो बिंदु ऐसे हैं जिस पर विपक्ष सहमत नहीं है? ओवरऑल कैसे इसको देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो यूसीसी है, ये मूल संविधान की भावनाओं को छेड़ने का प्रयास किया गया है। क्योंकि अगर इसमें आप सभी को लेते हैं तो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है 29 और 25A के अंतर्गत, वो मूल भावनाओं का क्या होगा? मतलब आप इसमें अल्पसंख्यकों को अलग करना चाहते हैं या साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो उनकी जो धार्मिक परंपरा है, धार्मिक संस्कृति या उनके जो रीति रिवाज या उनके जो नियम है, उसको आप खंडित करना चाहते हैं। एक तरफ 342 का हवाला देकर आप आदिवासी समुदाय को बाहर करना चाहते हैं। तो ये इस तरह की दो मंशा। फिर दूसरा ये है कि आपने 5-6 राज्यों में जहां पे आपने इम्प्लीमेंट किया है, उसका अभी तक क्या फायदा मिला? आज तक कोई फायदा हुआ तो आप उसको गिनाएं। बीजेपी क्या आप इस वजह से यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो ये ध्यान भटकाने वाली स्थिति तो बीजेपी कर ही रही है हर मुद्दों से। जब आए थे मोहन यादव जी, जब उन्होंने इन्वेस्टर मीट के नाम पे करीब 6 महीने तक खूब किया, 6 महीने का रिजल्ट क्या आया वो बताएं। युवाओं के रोजगार की बात की थी, उसका क्या करा वो बताएं। महिलाओं के उत्पीड़न से बचाने की बात थी, उसका क्या किया? अब ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये नया मुद्दा लेके आए यूसीसी का। अरे भाई, अगर देश की जनता को या प्रदेश की जनता को कोई फायदा मिले तो आप करिए ना, पर आप तो लोगों के जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान में जिसका उल्लेख है, आप उसको ही खत्म करना चाहते हैं और एक नया कानून लाना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक तुष्टीकरण तो कांग्रेस नहीं कर रही है, ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी का मेन एजेंडा है राजनीतिक तुष्टीकरण करके सबको सम्मान संहिता। मेरा ये कहना, आर्थिक समानता के लिए बीजेपी क्या कर रही है? जहां 3% पूरी संपत्ति पूरे देश के कुछ पूंजीपतियों के पास है और 97% लोग गरीब हैं या सामान्य वर्ग से नीचे हैं, उनके बारे में बीजेपी क्यों नहीं सोचती? उनके रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचती? हर समय एक नया नया मुद्दा लाके देश की जनता और प्रदेश की जनता का मुद्दा भटकाना चाहती है। तो ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ ही काम कर रही है बीजेपी। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। अजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते, सुन पा रहा हूँ। हाँ अजय जी, वैसे तो यूसीसी को जितना समझा है और जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है, लगता नहीं है ऐसी कोई बड़ी तकलीफ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्योंकि देखिए सबका अपना मत है, सबके सुझाव आमंत्रित है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे आम जनता के हों। तो अल्पसंख्यक जो हैं उनके अधिकारों का हनन जिस तरीके से बता रहे हैं, तो क्या इन सारे सुझावों को सम्मिलित करके या विपक्ष के इन बातों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा? कैसे इसको क्लियर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, पहली बात तो हमारे कांग्रेस के इस प्रवक्ता साथी की या कांग्रेस की भी संविधान की समझ को थोड़ा सा बड़ा करने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया विषय नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनकी जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो मंशा थी, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली की डिबेट में एन नंबर ऑफ टाइम्स यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकताओं के ऊपर चर्चा हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर थे कि ये आर्टिकल 44 को फंडामेंटल राइट्स में हम जोड़ते हैं, ना कि इसको डीपीएसपी में। लेकिन ठीक है, तब सहमति नहीं बन पाई, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लाया गया और उसमें यह इंश्योर किया गया कि जब कभी राज्यों को लगेगा, जब कभी स्टेट को लगता है, तो निश्चित रूप से देश के नागरिकों के लिए किस प्रकार से हम एक कानून, जिसको हम कहते हैं कि जिसके माध्यम से हम जो जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, हम महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं, वो सुनिश्चित कर सके। हमारे देश में जब क्रिमिनल लॉज का इंसेप्शन हुआ तो क्रिमिनल लॉज सभी के लिए एक है, चाहे वो माइनॉरिटीज से आए, वो आदिवासी रहे या सामान्य वर्ग से या अन्य सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए क्रिमिनल लॉज एक समान है, लेकिन सिविल लॉज का डिफरेंशिएशन है। अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं आनंद जी, मुझे लगता है कांग्रेस के पहले प्रवक्ता होंगे जिन्होंने खुले तौर पे कहा कि इसमें माइनॉरिटीज के लिए वो चिंतित है। अब तक के कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इसमें सिर्फ आदिवासी के लिए चिंतित थी कि आदिवासियों का क्या। तो जीतू पटवारी जी का भी बाइट हम अभी सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि आदिवासी के अधिकारों को क्या, लेकिन कांग्रेस का जो हिडन एजेंडा है
वो इन के इन प्रकार उनका जो गट्ठा वोट बैंक है उसके जो अधिकार है, चाहे उनका पॉलीगैमी का विषय है, वहां जिस प्रकार से डिवोर्स की प्रक्रिया है, यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एलिमोनी, ये ऐसे विषय है कि इसके लिए एक धर्म के लिए अलग कानून चलता है, दूसरे धर्म के लिए अपने अलग पर्सनल लॉज है, जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। रही बात आदिवासियों के विषय पे, तो आदिवासियों के विषय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो 5th शेड्यूल से, जो 6th शेड्यूल से ट्राइब्स की जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो कस्टम्स है, उनके जो नॉर्म्स है, उनके जो ट्रेडिशन है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ में काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमने देखा है उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड आया, हमारे गुजरात की असेंबली ने पास किया, हमारे असम की असेंबली ने पास किया, वहां पे भी किस प्रकार से आदिवासियों के अधिकारों को उसको संरक्षित किया गया, उनके ट्राइब्स के कस्टम्स को प्रोटेक्शन करने का काम किया, क्योंकि इंडिजिनसली जो हमारे ट्राइब्स थे उनके जो कस्टम्स है, नॉर्म्स है, वो डिफरेंशिएट है और उनको प्रोटेक्शन करने का काम है। अब पूरी की पूरी डिबेट यहाँ आ जाती है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति? तो देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जिन्होंने देश में 50 वर्ष तक के शासनकाल किया, उन्होंने महिलाओं को कभी समान अधिकार मिलने नहीं दिए। आज भी संपत्ति के में महिलाओं का अधिकार कहां है? तो निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि बहन बेटियों को भी वो अधिकार मिले, हम वन नेशन वन लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, हम वन नेशन इक्वल राइट फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं। ये कानून किसी धर्म, समुदाय या उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करने वाला, जिसकी हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं, उसका एक प्रगतिशील दस्तावेज, एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सुझाव देने की प्रक्रिया पूरी हुई है। लोकतांत्रिक संवाद की एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने सुझाव दिए। कांग्रेस के भी यदि लोगों को लगा होगा कि मध्य प्रदेश में जो यूसीसी आएगा उसमें किस प्रकार से उनको जो बिंदु जिनको चिंता उन्हें उसमें सुझाव उनको देने की आवश्यकता थी, ना कि ये भ्रम फैलाने वाली राजनीति करे। और आर्टिकल 44 को किस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में डाला था, उसको किस प्रकार से हम इंप्लीमेंट कर सके, ये उसी की पूरी हमें लगता है कि एक प्रतिबद्धता के साथ किया जाने वाला कार्य है। कांग्रेस को यदि तुष्टीकरण की दृष्टि से राजनीति करनी है तो वो स्वतंत्र है, अपनी राजनीति करे। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? रमेश जी, रमेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ ठीक है सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी मैं सुन पा रही हूँ आपको। रमेश जी, यूसीसी लागू करने वाला 5वां राज्य मध्य प्रदेश बन जाएगा और अगस्त तक, क्योंकि पहले का जो अपडेट है कि अगस्त तक इसको फाइनल करने की तैयारी है। जो एक ऑनलाइन सुझाव थे उनकी आज समय सीमा समाप्त हुई है, एक बैठक भी हुई है और एक मसौदा तैयार करने का पूरा एक अंतिम चरण की जो तैयारी है वो लगभग पहुंच चुकी है। कैसे आप यूसीसी को देखते हैं? देखिए, पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इसे समझने की जरूरत है। एक तरफ सवाल आदिवासियों के हक का है, दूसरी तरफ अभी इस चर्चा के माध्यम से अल्पसंख्यकों की बात भी निकली। तो यूसीसी में जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो तलाक को लेकर हो, या समान अधिकार की जो बात करने की तैयारी सरकार की है, कैसे आप देखते हैं? असल में वाकई इसके कितने अच्छे रिजल्ट होंगे या कहीं कोई खामी नजर आती है जिस पर काम करने की जरूरत है? वो क्या हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर समान आचार संहिता दुनिया के अधिकांश देशों में लागू है और जब हमारा संविधान बन रहा था तब अम्बेडकर जी भी इसी समान आचार संहिता के पक्ष में थे। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ में समान आचार संहिता लागू है। कोई हत्या कर देगा तो सबको एक सही सजा मिलेगी, कोई चोरी करेगा तो एक सी सजा मिलेगी, मारपीट करेगा तो एक सी सजा मिलेगी। पारिवारिक मुकदमे भी अगर क्रिमिनल धारा में कोर्ट में जाएंगे तो उस पर भी सब समान कानून लागू होता है। मान लीजिए कोई दहेज प्रताड़ना का मामला आ गया, कोई और मामला आ गया, तो कुल मिलाकर के केवल जो सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट्स में अंतर है। समान नागरिक आचार संहिता सिविल राइट्स को, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के जो राइट्स हैं उनको बढ़ाएगा। अभी आंकड़े आए हैं, प्रारंभिक आंकड़े आए हैं, फाइनल अभी आंकड़े नहीं आए हैं, कि 63% मुस्लिम महिलाओं ने समान आचार संहिता को पसंद किया। खासतौर से जो 3 तलाक वाला मामला है या बेटियों को संपत्ति में अधिकार वाला मामला है, ऐसे वो उसमें 2-3 मामले हैं। इसमें भी अगर आप देखें कि तलाक को लेकर के भी, संपत्ति के अधिकार को लेकर के भी अगर कोई क्रिमिनल में कोई कोर्ट जाएगा तो उसमें समान तरीके से कानून लागू होगा। केवल सिविल में दूसरी एक और बात है, समान नागरिक आचार संहिता किसी को सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करती, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो या अल्पसंख्यकों का हो या हिंदुओं का हो या जैन समाज का हो।
हिंदू समाज में भी आप अगर देखेंगे तो जैन समाज में और हिंदू समाज में और सिख समाज में और हिंदू समाज में बहुत सारी चीजों का अंतर। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम समाजों में भी ना भी जाएं तो कितने ही रीति रिवाज हैं जो हिंदुओं में, ब्राह्मणों में भी मान लीजिए पंजाब में थोड़े से अलग मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में अलग मिलेंगे और कोंकण क्षेत्र में अलग मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो कानून है किसी को सांस्कृतिक स्वतंत्रता में, किसी की सांस्कृतिक पहचान में, किसी की धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये केवल और केवल जो बड़ा मुद्दा प्रभावित होगा वो जो मैंने कहा है कि बेटियों को समान का अधिकार, तलाक का मामला और ऐसी 2-3 उसमें ज्यादा प्रभावित होंगे। मैं समझता हूँ ये समान आचार संहिता लागू हो ही जाना चाहिए था। ये डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों ने लागू किया था। हमारे यहाँ तो किसी तरीके से एक प्रकार से अगर आप देखें सल्तनत काल से पहले पूरी की पूरी समान आचार संहिता ही लागू है। जो अगर समान आचार संहिता नहीं होती तो क्या वाल्मीकि जी ऋषि बन जाते क्या? या विशर्वा के पुत्र रावण को हम उतना पुतले जलाते क्या? या हिरण्याकश्यप को हम कैसे गालियां देते, वो कश्यप ऋषि का लड़का। तो कुल मिलाकर के सारी जो समानताएं थी, भारतीय परंपरा में समानताएं रही हैं। अगर हमारे यहाँ समानता नहीं होती तो मीराबाई रविदास जी को गुरु कैसे बना लेती? तो कुल मिलाकर के ये जो सल्तनत काल में थोड़ा सा विभेद किया और अंग्रेजों ने उसको कानून बना के अलगाव पैदा किया ताकि हम लड़ते रहें और वो राज करते रहें। तो हमको इन सब चीजों से मुक्त होकर के पूरे राष्ट्र को एक स्वरूप में लेना है और समान नागरिक आचार संहिता मेरी दृष्टि से राष्ट्र के हित में है। हो सकता है किसी को राजनीतिक दृष्टि से इसको नुकसान होता हो, लेकिन राष्ट्र के हित में है ये। जी ठीक है, एक छोटा सा सवाल रमेश जी आपसे ही है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल है। जो सुझाव आमंत्रित करने की बात थी, आपको ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश से यदि आप सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं या जिन लोगों को, मान लीजिए बैठक में भी कई लोगों ने अपनी बात रखी, क्योंकि तो उतने लोगों ने उतनी भागीदारी के साथ इसमें भूमिका निभाई होगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा सवाल है कि कितने लोग किस पक्ष में जाते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से एक सबसे बड़ी बात ये हो गई, एक आश्चर्यजनक बात मुझे लगती है, स्वतंत्रता के 78-69 बाद जो है, आज हम राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई है, सवेरे से शाम तक ना हम सामाजिक किसी बिंदु पर बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हैं, न व्यक्तित्व विकास पर बात करते हैं, न परिवार के विकास पर बात करते हैं। सवेरे से शाम तक आदमी केवल और केवल राजनीति पर बात करता है और राजनीति के आधार पर कुछ लोगों को वो पसंद कर रहा है और कुछ लोगों को नापसंद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राय भी निकल करके आ रही है वो बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो रही है। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि 5 साल में एक वक्त चुनाव होता है और वोट देने जाते हैं, पति किसको वोट दे रहा पत्नी को पता नहीं चलता, पत्नी किसको वोट दे रही पति को पता नहीं चलता। उसके बाद भी वो राजनीति हावी है। मैं समझता हूँ ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें भ्रामक मुद्दे बहुत ज्यादा है। जैसे एक अभी ये प्रचार चल रहा है कि आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी। भी कैसे खत्म हो जाएगी आदिवासियों की पहचान? व्यक्ति की पहचान को खत्म करने वाला वो खुद ही है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं जब गांव में रहता था तो मेरे पिताजी धोती पहनते थे, अब मैं पैंट पहनने लगा। तो पहचान अगर किसी कानून ने खत्म नहीं की है, कोई राजनीति ने खत्म नहीं की है, मैंने अपने ने खत्म कर ली, मैं पैंट पहनने लगा। तो कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति में बदलाव आ रहा है, बोलचाल का, भाषा का, रहन सहन का, मान्यता का या आस्था का या धर्म का, तो वो उसकी अपनी रुचि है। रुचि क्यों डेवलप हुई ये वो जाने, लेकिन कानून उसको किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाता, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं बनाता। हमको इस बात को समझ लेना चाहिए। समान में सबको समान अधिकार अगर प्रगति का मिलेगा, सबको समान अधिकार समाज में मिलेगा, तब एक पंक्ति में बैठ करके बढ़िया भोजन करेंगे तो क्या दिक्कत है किसी को? जी बिल्कुल ठीक है। आनंद जी, क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने मत हैं, मैं तो कहती हूँ इस विषय पे सबके मत का स्वागत है, लेकिन यदि कुछ अच्छा है तो उस पे बढ़े। हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है कि इन सब के बाद भी अगर आप कानून भी बना लेते हैं या नहीं बनाया होता तो क्या मुस्लिम लोगों को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था क्या संविधान में? और अगर था तो फिर ये कानून क्यों बना रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप जो इस देश के लिए धब्बा है उसको इस कानून में लाने का क्या मतलब है, जैसा कि आपने बताया? तो मुझे लगता है कि ये धर्म, संस्कृति और देश की विक्षिप्त लोगों की मानसिकता को आप शामिल करके आप यूसीसी के नाम पर उसको अगर मान्यता देने की बात कर रहे हैं या उसको कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, भाग्य तो इस संस्कृति पे है ही नहीं, इस देश की और प्रदेश की संस्कृति पे, कि आप लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये काम अगर वो कर रही है
तो शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता हूँ। और मेरे ये प्रश्न का जवाब दें कि जब हर व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार है, तो ये कानून से एक्स्ट्रा क्या फायदा होगा और देश का क्या नुकसान होगा, ये इस पे आप बात करिए। और बाकी तो आप मुद्दे भटका ही रहे हैं, क्योंकि इस कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो उनके पास सुरक्षित है, उनके तहत उनको काम करने दीजिए। आप उनके हक में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आप किसी के घर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? और आप क्या बताना चाहते हैं कि आप ही हितैषी अल्पसंख्यकों के या मुसलमानों के? बाकी कम्युनिटी आपके लिए नहीं रखती। अगर आप आदिवासियों को बाहर रखते हैं तो उन्होंने क्या गुनाह किया? आप उनके लिए भी कानून बनाए, इस मसौदे में पेश करें। वो तो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको डिवाइड एंड रूल करना है। आपको देश को बांटना है, आपको धर्म को बांटना है, आपको समाज को बांटना है, आपको संस्कृति को बांटना है, और ये एक उसका माध्यम है। इसका जवाब दे दे ठीक है कि आनंद लिव जी। इन रिलेशनशिप को क्यों इसमें मान्यता देना चाहती है हाँ ठीक है भारतीय आनंद जनता जी, पार्टी। इसका जवाब अजय जी देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप पे आपने 2 बार बात करी। सर एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला किसी चीज पर दे देता है तो हम और आप क्या उस पर सवाल उठा सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे भारतीय समाज में और आज के समय में, आज के ताने बाने में लिव इन रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन सर ऐसे हजारों लाखों केसेस आप देखिए जहां पे ये परिपाटी है, और जब ये परिपाटी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक वर्डिक्ट आया था कि जब 2 लोग अपनी सहमति से रह रहे हैं तो आप उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। हमें उस लाइन पे भी जाना पड़ेगा। मैं और आप इससे बिल्कुल सहमत ना हो, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं उनका क्या? तो नहीं। इन चीज में तो सर हमें जाना पड़ेगा। नहीं, हम किस कल्चर की तरफ जा रहे हैं? सर मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, इसीलिए मैंने ये बात मतलब बोली। हम देश की नहीं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, जनता से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जनता के अपने व्यवस्थाएं हैं इस देश में रहने की, हर धर्म और संस्कृति की व्यवस्थाएं अपनी है। मंदिर में किसको जाना है नहीं जाना है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, या कोई कार्य करना है नहीं करना है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो हम भी उसको गलत चीजों को मान्यता दे दें। लेकिन आनंद जी मैं हम आपकी यही तो पूरी बोल बात रहे का हैं कि समर्थन गलत कर रही चीजों हूँ, लेकिन गलत- आप मुझे गलत बताइए, चीजों को मान्यता यदि आप आप दे 10 रहे लोगों हैं। को या मैं आप 10 उसको- लोगों को कह मतलब- दूं कि आप रिलेशनशिप में मत रहिए या लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन उनको रहना है और वो नहीं मानेंगे, तो हम उनका आप और मैं क्या कर लेंगे? बताइए। बात इस चीज की हो रही है, हम समर्थन नहीं कर रहे। आज की तारीख में 40 से 50% युवा सट्टे में लिप्त है, वीडियो गेम में लिप्त है। तो क्या आप उसको कानूनी मान्यता दे देंगे? क्रिकेट का सट्टा पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या होता है, तो क्या आप उसको कानूनी मान्यता दे देंगे? दीजिए, आप अगर गलत कार्य को सपोर्ट कर रहे हैं तो मान्यता दीजिए। ठीक है उस पे क्यों नहीं बात करते हैं? अजय जी। युवाओं का देश युवाओं के लिए पूरा बर्बाद हो रहा है और आप उसको मान्यता देने की बात कर रहे हैं। आनंद जी विषय, राकेश जी, आनंद जी मुझे लगता है विषय को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने की जगह लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से आप इनको पूछिए कि लिव इन रिलेशनशिप में यदि कुछ बच्चों का जन्म हो जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में बच्चों का जन्म, नहीं आनंद जी, लिव इन रिलेशनशिप में बच्चों का जन्म हो गया, लिव इन रिलेशन में बच्चों का जन्म हो गया, तो उनके अधिकारों का क्या? उनके अधिकारों का क्या? नहीं, लिव इन रिलेशन में बच्चों के जन्म का अधिकार, उसको भी मान्यता दीजिए आप। सर अजय जी वो इस सवाल को इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि वो उस चीज को ही मान्यता नहीं दे रहे हैं ना। जब वो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में ही नहीं रहना है तो बच्चों के पे तो जाने की बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे विषय देश के न्यायालयों के समक्ष आए हैं, इन नंबर ऑफ मैटर्स देश के समक्ष पेंडिंग है। इनको पूछिए जस्टिस, इनको पूछिए आनंद जी एक सेकंड, क्योंकि आपके सवाल के वो जवाब दे रहे हैं, प्लीज एक सेकंड सुनिए। शाहबानो के केस में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह चिंता व्यक्त की थी, कहा था कि यूसीसी की आवश्यकता है। ये शाहबानो के जजमेंट में कहा था देश के सर्वोच्च न्यायालय ने। राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था? एक गुट्ठा वर्ग बैंक को संतुष्ट करने के लिए संविधान में संशोधन करके उस कानून वो जो सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को पलटने का काम किया। उसके बाद सरला मुद्दल के भी जजमेंट के समय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता के साथ में कहा कि यूसीसी कॉमन सिविल कोड समय की आवश्यकता है। जब और आप कह रहे हैं कि संविधान हमको देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानना है, तो देश क्या अराजक बन जाएगा? यदि देश के न्यायालय जो संविधान का रक्षक है, हमारे यहाँ संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, तो यदि संविधान के रक्षक न्यायालय की टिप्पणियों को, उनके ऑब्जर्वेशन को, उनके जजमेंट को हम नहीं मानेंगे तो क्या हम अराजक बनेंगे? तो ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कह देता है। ऐसे नहीं होगा। देश कानून से चलता है, देश के संविधान में जो व्यवस्था बनी। नहीं, आपने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग रिलेशनशिप को, सर्वोच्च न्यायालय के हर रिलेशन, हर आधार को माना नहीं जा सकता। माना जाएगा। हमारे यहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय को चलाती है, सर्वोच्च न्यायालय चलाने के लिए
तो आप गलत चीज को कैसे मान्यता तो देंगे? जनता ने सर, किसी एक सट्टे सरकार कैसे को चुना मान्यता है, देंगे? जनता ने एक अवैध सरकार को शराब चुना है, कैसे मान्यता ठीक है, जनता ने चलिए एक सरकार को अजय जी, चुना है, उस अजय जी सरकार और की आनंद जी, मंशा ठीक है, उस ठीक है, सरकार आने दीजिए चीजों को। एक सेकंड, मैं बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, क्योंकि बड़ा गंभीर मुद्दा है और जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है उसके पंजीकरण को भी इसमें अनिवार्य किया गया है यूसीसी में। मुझे लगता है रमेश शर्मा जी, बहुत छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप पे, क्योंकि लड़ बैठे हैं पक्ष और विपक्ष। देखिए, मोटे तौर पर नैतिक तौर पर अगर कहेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में मैं भी नहीं, लेकिन लोग अब रह रहे हैं, उसको अब रोका नहीं जा सकता। वो फिर झगड़ा अगर हो गया तो वो रेप का मुकदमा दर्ज हो जाता 376 का। भाई सहमति के आधार पर अगर एक स्त्री पुरुष साथ रह रहे हैं तो उसमें 376 का मुकदमा क्यों दर्ज होगा? मारपीट हुई है तो मारपीट का हो। ये कानून जो है कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए पंजीकृत अगर है, दोनों पति पत्नी सहमति के आधार पर साथ रह रहे हैं, कितने ऐसे उदाहरण है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, बीवी कहीं दूसरी जगह रह रही है, आदमी कहीं दूसरी जगह रह रहा। जोड़ा जो है चींटी से लेकर हाथी तक प्रत्येक प्राणी जोड़ा बनाता है, सिंगल कोई नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में ना कोई स्त्री अलग रह पाएगी ना पुरुष अलग रह पाएगा। अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप का जोड़ा बनाते हैं तो उसमें अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें कई तरह की समस्याएं आसान हो जाएंगी और बेमतलब का जो 376 का मुकदमा दर्ज होता है वो बच जाएगा। या तो फिर जो लोग पक्ष में नहीं है मेरे जैसे, वो समाज जागृति का ऐसा अभियान चलाएं कि लोग ना रहें उसमें, विधिवत शादी करके ही रहें। बिल्कुल, लेकिन अब उतनी भीड़ हो गई है कि उसको रोका नहीं जा सकता। यही सवाल मैंने इसीलिए इसी चीज को आगे बढ़ाया था रमेश शर्मा जी, कि यदि कोई रह रहा है और यदि मुझे नहीं पसंद लेकिन 10 लोग रह रहे हैं तो मैं उनको कैसे समझा सकती हूँ? तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसीलिए सोचा गया था। ठीक है, सबके अपने अपने मत हैं, कोई बात नहीं, चीजें आ रही हैं, आगे बढ़ेंगी, देखिए और क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर एक मत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हर विचार अलग अलग बिल्कुल हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, मॉनसून सत्र में इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कराने की तैयारी है। आज ऑनलाइन जो सुझाव थे उसकी लास्ट डेट थी, अब जो बैठक हुई है उसके आधार पर एक मसौदा बना है। देखिए क्या कुछ इसमें आगे और निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।